बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्लिप्ड। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का जिसका नाम ब्राइस है वो अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि सन 1957 से मेरी परेशानियां शुरू हुई जब मैं अपने परिवार के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ। हमें दिखाया जाता है कि 7 साल का ब्राइस अपने माता पिता के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ है और तभी वहां पर उन्हीं के पास रहने वाली लड़की जिसका नाम जूली है वो आती है। वो ब्राइस की आंखों को बहुत ध्यान से देखती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों ब्राइस के पिता के पास जाते हैं जो सामान को अनलोड कर रहे होते हैं। ये दोनों भी ब्राइस के पिता की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ब्राइस के पिता इन दोनों को उस जगह से जाने को कहते हैं। और जब ब्राइस अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी जूली उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे ब्राइस घबरा जाता है। ब्राइस की मॉम वहां पर आ जाती है और वो अपनी मॉम के पीछे छुप जाता है। अब ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और जूली हमेशा ब्राइस का पीछा करती है। वो हमेशा उसे चेज करती है, जिससे स्कूल में उसे हर कोई चिढ़ाता है और इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। ये दोनों के दोनों 6th क्लास में है और आज भी जूली ब्राइस के पीछे पीछे रहती है। इसीलिए ब्राइस इरिटेटेड रहता है। उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की जिसे जूली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, जूली से पीछा छुड़ाने के लिए वो तय करता है कि वो उसे डेट करेगा। ब्राइस हर जगह उसी के साथ घूमना शुरू कर देता है ताकि जूली उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन ब्राइस एक दिन गलती से उस लड़की को सारा सच बता देता है, जिससे उस लड़की को गुस्सा आता है और वो ब्राइस को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें क्लास में दिखाया जाता है कि जूली ब्राइस के बालों को सूंघ रही होती है, जो ब्राइस को बहुत अजीब लगता है। और अब जूली भी अपनी कहानी हमें सुनाती है। वो कहती है कि सन 1957 में जब पहली बार मैंने ब्राइस को देखा था, उसकी आंखों में देखा था, तो मैं उसकी आंखों में खो गई थी। मैं समझ गई थी कि ये मेरा प्यार है। इसके बाद मैं घर का सामान अनलोड करने में उसके साथ उसके पिता की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। और जब ब्राइस घर के अंदर जा रहा था तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहती थी। उस पल में मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आज मेरी ये फर्स्ट किस हो, लेकिन तभी उसकी मॉम वहां पर आ गई और वो घबरा कर शर्मा कर अपनी मॉम के पीछे छुप गया। रात को जूली कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि कुछ लोग शाई होते हैं जो अपने दिल की फीलिंग्स को कभी किसी को नहीं बताते। हो सकता है कि ब्राइस भी उन्हीं में से एक हो। जब हम दोनों स्कूल में गए तो मैं हमेशा उसका पीछा करने लगी क्योंकि मुझे उसका साथ हमेशा बहुत पसंद था। 6th क्लास में जब उसने उस लड़की को डेट करना शुरू किया जिससे मैं नफरत करती थी तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर जब उस लड़की ने उसे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे हमेशा ब्राइस के बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती थी, इसीलिए मुझे उसके बालों को सूंघना बहुत पसंद था। अब एक बार फिर से ब्राइस अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मेरी परेशानियां और भी तब बढ़ गई जब मेरे ग्रैंडफादर हमारे साथ रहने के लिए आ गए। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर जूली के घर को देखा करते थे और मुझसे बहुत कम बात किया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें जूली की फोटो थी। ब्राइस अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि बस स्टॉप के पास एक पेड़ है जिससे जूली को बहुत लगाव है। वो हमेशा उस पेड़ के ऊपर चढ़ी रहती है। उसने कई बार मुझे भी इनवाइट किया, लेकिन मैं कभी उस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा। और एक दिन सरकारी विभाग से जब कुछ लोग उस पेड़ को काटने के लिए आए तो जूली उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। उसने मुझे भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं चढ़ा। मैं उस जगह से चला गया। इसके बाद उस पेड़ को नहीं काटा गया और इसीलिए जूली की फोटो न्यूज़पेपर पर आई है। ये बात सुनने के बाद उसके ग्रैंडफादर जूली से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि जूली तुम्हारी फ्रेंड है। अब अगले दिन जब ब्राइस स्कूल जाता है तो देखता है कि जूली वहां पर उदास बैठी होती है। दरअसल उस पेड़ को काट दिया गया था जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही थी। ब्राइस चाहता है कि वो उसके पास जाए, उसे कंसोल करे, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो कहीं जूली इसे प्यार न समझ ले। वहीं अब जूली हमें बताती है कि मेरे पिता एक पेंटर है, वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। और जब एक दिन मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम हमेशा ब्राइस के बारे में बात करती हो। जूली कहती है कि मुझे उसकी आंखें और स्माइल बहुत अच्छी लगती है। उसके पिता कहते हैं कि कभी भी तुम किसी को किसी की क्वालिटी के लिए पसंद नहीं कर सकती, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। जूली को अपने पिता की ये बात समझ में नहीं आती। अब एक दिन एक पतंग एक पेड़ पर अटक जाती है। ये वही पेड़ होता है जिसे काटा गया था, जिसकी वजह से जूली उदास थी। जूली जब उस पेड़ के ऊपर उस पतंग को उतारने के लिए जाती है तो वहां से वो पूरे शहर का नजारा देखती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद वो हर रोज उस पेड़ के ऊपर चढ़कर पूरे शहर को देखने लगी। जूली को ये करना बहुत अच्छा लगता था और जिस दिन सरकारी कर्मचारी इस पेड़ को काटने के लिए आए थे तो वो इस पेड़ को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी। उसने ब्राइस से भी उसकी मदद करने को कहा था, लेकिन ब्राइस वहां से चला गया था, जिससे जूली को बहुत बुरा लगा। और जब उसके पिता उसी पेड़ की पेंटिंग
बनाकर उसके लिए लाते हैं तो उसे कुछ अच्छा लगता है, पर उसे अब एक बात समझ में आ चुकी है कि ब्राइस इतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो उसे समझती है। अब ब्राइस हमें बताता है कि मुझे एग्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जूली, जिनके पास बहुत सारी मुर्गियां हैं, वो हर रोज हमें मुर्गियों के अंडे लाकर दे देती थी, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और जब स्कूल में साइंस का एग्जीबिशन था तो उसमें भी जूली ने अपनी प्रेजेंटेशन से यही बताया था कि एक अंडे के अंदर से बच्चे को कैसे पैदा किया जाता है। उसे फर्स्ट प्राइज मिला, जो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रात को ब्राइस जब अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी उसके पिता कहते हैं कि हमें रोस्टर की जरूरत है, तुम जूली से पूछ के आओ क्या उसके पास रोस्टर है। वो जूली से बात नहीं करना चाहता, छुपके से अपने दोस्त के साथ जूली के घर के अंदर झांकता है। उसे कहीं भी रोस्टर नहीं दिखता, इसीलिए वो अपने पिता से कह देता है कि उनके पास रोस्टर नहीं है। उसके पिता को यह लगता है कि जूली के घर के जो अंडे हैं वो अनहाइजीनिक है, इसीलिए वो ब्राइस से कहते हैं कि जूली को कह देना कि अब हमें अंडों की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राइस उससे बात नहीं करना चाहता, इसीलिए जब भी जूली उसे अंडे देती है तो वो उन अंडों को डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। वहीं जूली बताती है कि मैंने अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक अंडे के अंदर से मुर्गी के बच्चे को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसे हीट देकर एक बच्चे में कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोजेक्ट चुना था, जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। और जब हमारी मुर्गियों ने अंडे दिए तो मैंने उनसे भी बच्चे बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे हमारे घर में बहुत सारे अंडे होने लगे। और जब जूली देखती है कि उन अंडों का उनके घर में कोई भी इस्तेमाल नहीं है तो वो उसका बिजनेस करना शुरू कर देती है। वो ब्राइस को भी रोज अंडे देने के लिए जाती है। और एक दिन ब्राइस उससे पूछता है कि तुम स्कूल बस में अब क्यों नहीं आती। पेड़ कट जाने के बाद वो कभी भी स्कूल बस में नहीं आई थी। ये बात सुनकर जूली को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है, वो उसके ख्यालों में खोई हुई होती है। और तभी ब्राइस घर से निकलता है जो जूली को नहीं देखता। उसके हाथ में घर का कचरा होता है, जिस कचरे के ऊपर जूली ने जो उसे अंडे दिए थे वो अंडे भी होते हैं। ये देखकर जूली को बहुत बुरा लगता है। ब्राइस उसे कहता है कि मेरे पिता को तुम्हारा घर बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं लगता, तुम्हारे घर के बाहर कोई अच्छा गार्डन भी नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे घर के अंडे नहीं खा सकते। ये सुनकर जूली को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। अब हमें ब्राइन बताता है कि उस घटना के बाद जूली ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मुझे चेज करना बंद कर दिया, जिससे मुझे और भी परेशानी होने लगी। एक दिन जब मैंने उसके घर के अंदर झांका तो मैंने देखा कि मेरे दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर भी जूली के साथ उसके घर में काम कर रहे हैं, जो देखकर मुझे और भी गुस्सा आया। रात को मेरे दादाजी मेरे पास आए और मुझे कहा कि जूली ने मुझे अंडों के बारे में बताया, तुम्हारा जो कैरेक्टर होता है वो इसी उम्र में डेवलप होता है, तुम्हारी जो भी परेशानियां, जो भी चैलेंजेस हैं, तुम्हें उन्हें फेस करना चाहिए, तुम्हें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि ब्राइस जूली के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन जूली उसे माफ़ नहीं करती। रात को जब ब्राइस अपने पूरे परिवार के साथ बैठा होता है तभी ब्राइस के पिता ब्राइस के ग्रैंडफादर को कहते हैं कि तुम्हें उनके घर बार बार नहीं जाना चाहिए। ब्राइस के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं उसके यार्ड को साफ करने में उनकी मदद कर रहा हूँ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। जूली के पिता जितने भी पैसे कमाते हैं वो अपने भाई के इलाज में लगा देते हैं। दरअसल जूली के जो अंकल होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। ये बात सुनने के बाद ब्राइस के पिता कहते हैं कि इनका जीन्स ही खराब है। ये बात सुनकर ब्राइस की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस जगह से चली जाती है। ब्राइस अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि मॉम को गुस्सा क्यों आया। उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे गले में ट्यूब अटक गई थी और अगर उसे सही वक्त पर नहीं निकाला जाता तो तुम भी आज वैसे ही होते जैसे कि जूली के अंकल हैं। ये बात सुनकर ब्राइस को अच्छा नहीं लगता। उसे एहसास होता है कि वो भी जूली के अंकल की तरह हो सकता था। वहीं अब जूली बताती है कि जब ब्राइस ने मुझे कहा था कि उसके पिता को लगता है कि हमारा घर बहुत अनहाइजीनिक है, इसीलिए हमारे घर के अंडे नहीं खाते, तो मैंने अपने माता पिता से बात की और उनसे कहा कि मैं यार्ड को साफ करना चाहती हूँ। जिसके बाद मैंने अपने घर के यार्ड को साफ करना शुरू कर दिया। ब्राइस के ग्रैंडफादर भी जूली के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो देखी थी, अगर आज मेरी वाइफ जिंदा होती तो वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होती, तुम मुझे मेरी वाइफ की याद दिलाते हो। और इसके बाद वो जूली की मदद करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जूली की और ब्राइस के ग्रैंडफादर की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और जूली अब ब्राइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ये बात ब्राइस को अंदर ही अंदर सता रही होती है। वो अब उसे चेस करना शुरू कर देता है। जब वो क्लास में बैठे होते हैं तो ब्राइस उसी की तरफ देख रहा होता है और ब्राइस का दोस्त ये नोट कर लेता है। इसके बाद उसका दोस्त उसे लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर ब्राइस उसे बताता है कि अब वो जूली को पसंद करने लगा है, उसके अंदर उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं। ये सुनकर ब्राइस का दोस्त हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उसका घर कितना गंदा
गंदा है, कितना अनहाइजीनिक है, तुम उसे कैसे प्यार कर सकते हो, तुम तो उससे नफरत करते थे। ब्राइस बताता है कि जूली की अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, वो एबनॉर्मल है, उनके सारे पैसे वहां पर खर्च हो जाते हैं। ब्राइस का दोस्त कहता है कि जूली अपने अंकल की तरह ही एबनॉर्मल है। ब्राइस को इस बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाकर अपने दोस्त को कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और उस जगह से चला जाता है। वहीं अब जूली हमें अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं अपने डैड के साथ अपने अंकल से उनके बर्थडे पर मिलने के लिए गई थी। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मेरी सारी फोटो संभाल कर रखी थी। हम आइसक्रीम खाने के लिए गए, जहां पर दिखाया जाता है कि जूली के अंकल की आइसक्रीम गिर जाती है। इससे वो बहुत ही अजीब बिहेव करना शुरू कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते, जूली उनके लिए एक और आइसक्रीम ले आती है। जूली अपने अंकल से मिलकर आज बहुत खुश है। जूली जब घर जाती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि ब्राइस के माता पिता ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। अगले दिन जूली स्कूल में अपनी दोस्त को ये बात बताती है कि ब्राइस के मॉम डैड ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। उसकी दोस्त कहती है कि आज जब तुम क्लास में बैठी थी तो ब्राइस तुम्हें बार बार देख रहा था, मुझे लगता है कि अब वो तुम्हें पसंद करता है। ये बात उसे बहुत अजीब लगती है। ये दोनों के दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और ये वही पल होता है जब ब्राइस अपने दोस्त को बता रहा होता है कि वो अब जूली को पसंद करने लगा है। साथ ही वो उसे जूली के अंकल के बारे में भी बताता है, जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि जूली भी अपने अंकल की तरह एबनॉर्मल है। ब्राइस जिसे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो अपने दोस्त की बात में हामी करके वहां से निकल जाता है और इस बात को जूली सुन लेती है। अब रात को जूली की पूरी फैमिली ब्राइस के घर में डिनर करने के लिए आती है, जहां पर ब्राइस उससे बात करने की कोशिश करता है। जूली कहती है कि लाइब्रेरी में जो बात तुमने अपने दोस्त को कही थी कि मैं अपने अंकल की तरह एबनॉर्मल हूँ, वो बात मैंने सुन ली थी, और ये बात सुनकर उसे बहुत ऑकवर्ड लगता है। इसके बाद वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। यहाँ पर ब्राइस के पिता को भी दिखाया जाता है, जो थोड़े से एरोगेंट होते हैं। जूली के साथ उसके 2 भाई भी होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। ब्राइस के पिता को लगता है कि वो कॉलेज नहीं जा सकते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पहले से उनका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। ब्राइस को यहाँ पर एहसास होता है कि वो भी अपने पिता की तरह एरोगेंट बन रहा है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि एक एक करके हर कोई लड़का स्टेज पर आएगा और नीचे से लड़कियां उनके साथ डेट पर जाने के लिए बोली लगाएंगी, और इससे जितने भी पैसे आएंगे वो सब के सब एनजीओ को डोनेट कर दिए जाएंगे। ये सारी बातें हमें ब्राइस बता रहा होता है। और अब वो दिन आ जाता है जब डेट पर जाने के लिए बोलियां लगेंगी। यहाँ पर स्टेज पर ब्राइस भी होता है। वो नीचे जूली को देखता है, लेकिन ब्राइस से पहले एक लड़का सामने आता है जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, लेकिन देखने में वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसीलिए कोई भी उस पर बोली नहीं लगा रहा होता। ये देखकर जूली उस पर बोली लगाती है, यानी कि अब वो उसके साथ डेट पर जाएगी। और जब ब्राइस की बारी आती है तो स्कूल की सबसे अमीर लड़की उस पर सबसे ऊंची बोली लगाती है। इसका मतलब ये है कि वो उसके साथ डेट पर जाएगी। और अभी सबके सब डेट पर जाते हैं, जहां पर ब्राइस उस लड़की से बात तो कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान जूली की तरफ होता है, और बात करते करते अचानक से उठता और जूली का हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जूली अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। ब्राइस उसके पीछे उसके घर भी जाता है, लेकिन जूली उससे बात नहीं करती। जूली हमें बताती है कि इस दौरान उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब स्कूल में लड़कों के ऊपर डेट पर जाने के लिए बिड लगाई जानी थी, उसकी दोस्त कहती है कि ब्रायन के ऊपर बहुत ऊंची ऊंची बोलियां लगेंगी, तुम्हें उस पर बिड यानी कि बोली लगानी चाहिए। हालांकि जूली उससे नाराज है, उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन हमेशा वो उसी के बारे में सोचती है। और जब वो स्कूल में इस इवेंट के लिए जा रही होती है, तभी उसकी नेबर उसे एक्स के लिए पेमेंट कर देती है। अब उसके पास पैसे हैं। इवेंट से पहले स्कूल की सबसे अमीर लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम जीत नहीं पाओगी। ये वही लड़की होती है जिसने ब्राइस के ऊपर सबसे ऊंची बोली लगाई थी। और अब जब इवेंट शुरू होता है, जूली उस लड़के पर बोली लगाती है जिस पर कोई भी बोली नहीं लगा रहा होता। और सब के सब जब ये डेट पर होते हैं तो ब्राइस जूली के पास आता, उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसे किस करने वाला होता है। तभी जूली के मन में एक विचार आता है कि बचपन से वो इसी किस का इंतजार कर रही थी और ये पल इतना साधारण नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो उसका हाथ झटक कर वहां से घर चली जाती है। जिसके बाद जूली बहुत उदास हो जाती है और वो देखती है कि अगले दिन उसके घर के बाहर, जो पूरी तरह से साफ हो चुका है, वहां पर ब्रायन गड्ढा कर रहा है। अपने डैड से पूछती है कि ब्रायन हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है। उसके डैड बताते हैं कि मैंने उसे परमिशन दी है। और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि ब्रायन उस गड्ढे में उसके उसी फेवरेट ट्री को लगाना चाहता है जिस पर वो हमेशा चढ़ा करती थी, जिसे काट दिया गया था। ये देखकर जूली के दिल में उसके लिए जितनी भी नाराजगी, जितना भी गुस्सा था, वो सब का सब खत्म हो जाता है। और अब ये दोनों मिलकर उस गड्ढे में उस ट्री को लगाते हैं। और अब जूली कहती
कहती है कि इतने साल हम एक दूसरे के आसपास थे, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे से बात नहीं की। और जब भी उस प्लांट को लगा रहे होते हैं तो मिट्टी डालते वक्त इन दोनों के हाथ एक दूसरे से टच करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक प्यारी सी स्माइल करते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो ये थी एक प्यारी सी लव स्टोरी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।